नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसके साथ ही वहां झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कुल 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बाकी बची हुई 11 सीट इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और माले को दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बनी है। अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। हमारे साथ वाम दल भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी सीट साझा किया जाएगा। इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजर इसी बात पर थी कि आखिर सीट शेयरिंग का वह कौन सा फॉर्मूला होगा जिसके तहत इंडिया गठबंधन, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं, उनमें कैसे सीटों की सहमति बन पाएगी। ऐसे में इस बार चूंकि माले ने भी यह बात कही है कि वह महागठबंधन के बैनर तले ही चुनाव लड़ेगी, इसलिए यह कॉम्बिनेशन थोड़ा और उलझ सा गया था। लेकिन इसे सुलझाते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुल 70 सीटों पर 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड असेंबली है। इनमें से कुल 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि इन 70 में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेएमएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कुल 70 सीटों पर ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा जो 11 सीटें बचती हैं, उनमें राष्ट्रीय जनता दल और माले, जो इस बार जुड़ करके महागठबंधन में चुनाव लड़ना चाह रही है, वो लड़ेगी भी। उनके साथ सीटों का मसौदा तय किया जाएगा, किसे कितनी सीट देनी है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने सीटों के फॉर्मूलों को लेकर के अब आखिरी रूप देने में जुट गई है और यह एक बड़ा ऐलान है कि कुल 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी। चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इस संदर्भ में 81 विधानसभा में जो हम लोग के इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में, इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम, कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश महतो ने रांची में प्रेस वार्ता में कहा है कि यह हैरत की बात है कि जो बीजेपी कांग्रेस पर दोष लगाते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपए के आसपास जो बकाया रॉयल्टी का भुगतान है और जिसे अदा करने का वादा किया गया था, यह वादा अभी तक क्यों नहीं निभाया गया। वहीं बीजेपी विकास की बात तो करती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भारत पर कर्ज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। यह अगले साल मार्च तक बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास की गति क्या है। दूसरी ओर बीजेपी ने अपने पिछले 2 कार्यकालों में कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से कितने पूरे हुए ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब समय आ गया है कि झारखंड की जनता सच्चाई का सामना करे और ऐसे जुमलेबाज पार्टी और उनके नेताओं को जवाब दे। प्रेस को संबोधित करते हुए
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में कुशवाहा समाज के मुख्यमंत्री बने हैं या उप मुख्यमंत्री बने हैं, और यह इसलिए हुआ है क्योंकि कुशवाहा समाज पिछले कई वर्षों से राजनीति के लिए काफी संघर्षरत है। झारखंड में भी कुशवाहा समाज के लोग खुलकर मतदान करेंगे ताकि सरकार उसी की बने। इसलिए इंडिया गठबंधन से आग्रह किया गया है कि कुशवाहा समाज से ज्यादा प्रत्याशियों को सिंबल अलॉटमेंट किया जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए शुक्रवार से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन के पहले दिन कुल 3 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। प्रथम चरण में झारखंड के कुल 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने निर्वाचन सदन धुरवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी, रांची और कांके विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति ने नामांकन पत्र भरा है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन जारी रहेगा। नामांकन अवकाश के दिन को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी की जब्ती हुई है। इसमें सर्वाधिक तकरीबन 26.5 लाख रुपए की जब्ती पलामू जिले से हुई है, जबकि रांची और चतरा जिले से 15 लाख रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकदी की बरामदगी हुई है। 10 लाख रुपए से अधिक की जब्ती वाले जिलों में सरायकेला, खरसावा और हजारीबाग भी शामिल है। डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि 1.25 करोड़ की जब्ती में सर्वाधिक 64.12 लाख रुपए की जब्ती झारखंड पुलिस ने की है। उसके बाद 28.28 लाख वाणिज्य कर विभाग और 24.03 लाख की जब्ती आबकारी विभाग ने की है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बीजेपी प्रत्याशी की सूची के बाद जामताड़ा बीजेपी में अंतर्विरोध अब शुरू हो गया है। नाला विधानसभा के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सूची में दिए गए विधानसभा प्रत्याशी के रूप में माधव चंद्र महतो के नाम का खुलकर विरोध शुरू कर दिया गया है। ऐसे वक्त में जब पार्टी कार्यकर्ता से लेकर मतदाता तक प्रत्याशी का नाम जानने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक उसी समय बीजेपी के अंदर उठ रही अंतर्विरोध पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं भीड़ से कुछ कार्यकर्ता पूर्व प्रत्याशी सह पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल के पक्ष में भी नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट समझा जा सकता है कि कार्यकर्ता गुटों में बंट रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माधव चंद्र महतो पर 2 बार बीजेपी को हराने का संगीन आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि लगातार 2 बार उनके विरोध के कारण पार्टी को सीट गंवानी पड़ी। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैसे व्यक्ति जो पार्टी विरोधी हैं उसे टिकट दिया जाता है तो पूरे कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। तो जामताड़ा से यह बवाल की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता खुद नाराज हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः यदि ऐसा माधव चंद्र महतो के पक्ष में होता है तो वो काफी नाराज हैं और वो इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग और प्रत्यक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सबसे पहले मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग और प्रत्यक्षण कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार और यहां उपस्थित केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को वो बधाई देते हैं। 2005 से पहले बिहार में विकास कार्यों की क्या स्थिति थी, उन्होंने कहा यह सभी को पता है। 2005 से पहले मछली उत्पादन बहुत कम था, दूसरे राज्यों से मछलियां मंगाई जाती थी। 2005 में जब हम लोग सरकार में आए तो राज्य के विकास के लिए नीति और कार्यक्रम बनाए गए। कृषि, पशुपालन सभी क्षेत्रों का विकास हुआ। लोगों की सुविधाओं के लिए भी कई कदम उठाए गए। इसके साथ ही महिलाओं की तरक्की के लिए भी कई कार्य किए गए, ऐसा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था। मत्स्य उत्पादन और बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में अग्रणी बढ़ाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की ओर इशारा किया है और साफ तौर पर बताया कि 2005 के पहले यहां पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या कुछ सुविधाएं थी। कंपैरिजन करके उन्होंने बताया कि अब स्थिति काफी बेहतर है और जिस तरह से मत्स्य उत्पादन में बिहार अब अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, ऐसे में सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा, यहां पर पहले मछलियां बाहर से मंगाई जाती थी, लेकिन अब खुद ही लोग इसका पालन कर रहे हैं। ड्रोन तकनीक से भी इसकी सहायता ली जा रही है और इसके साथ ही इसके बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं और अब मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में बिहार काफी हद तक आत्मनिर्भर बन गया है। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों का भी विकास हुआ है, जिसका उन्होंने अपने बात में जिक्र किया। भागलपुर से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ स्वामी दीपांकर महाराज के अलावा कई संत भी इस यात्रा में उपस्थित हुए। काफी संख्या में लोगों ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा में हिस्सा लिया। हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर से प्रारंभ किया गया। ये यात्रा भागलपुर से कटिहार, पूर्णिया, अररिया सहित कई जिलों में यात्रा कर हिंदुओं को एकजुट करने के बीजेपी का एक प्रयास को लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। जबकि इस यात्रा के पूर्व भागलपुर जिला स्कूल के मैदान में काफी संख्या में लोगों के बीच एक जनसभा को गिरिराज सिंह ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी, ये यात्रा अगले चरण में गांव-गांव तक जाएगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि भागलपुर एक ऐतिहासिक स्थल है जहां से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की गई। जब भी किसी ने ललकारा है तो भागलपुर ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है। बांका जिले के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के शंभूगंज इंग्लिश मोड़ मुख्य मार्ग में नगरडीह मोड़ के पास करीब 250 कांवरियों की भीड़ को अनियंत्रित एक 4 पहिए वाहन ने कुचल दिया, जिसमें 3 महिलाओं और 1 पुरुष कांवरिये काफी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा और इस हद तक उन्हें परेशानी हुई टक्कर के बाद कि उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया, जबकि दर्जन भर कांवरिया बुरी तरह जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही कुछ घायलों को एम्बुलेंस से फुल्ली डूमर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को मायागंज भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों को अमरपुर और कुछ को निजी अस्पताल में भी इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर मृतकों के शव काफी देर तक पड़े रहे। काफी देर बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंची। घटना की सूचना मिलने के बाद भी देर से पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने अमरपुर पुलिस के साथ नोकझोंक भी की। इसके साथ ही गाड़ी में भी आग लगा दी गई। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। आने जाने वाले यात्री भी वहां से वापस लौट गए। फुल्ली डूमर पुलिस भी काफी हद तक निष्प्रभावी रही। वरीय अधिकारियों के आने के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई। मिली जानकारी के अनुसार रजौन प्रखंड के सिकानपुर, अमरपुर के इंग्लिश मोड़ और बांका के डांडा गांव के पास तकरीबन 200 से अधिक कांवरिया जा रहे थे और इसी बीच एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने आकर के उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और जिसके बाद वहां पर लोगों की चीख पुकार मच गई। तो कांवरियों की मौत के बाद वहां पर मौजूद सभी ग्रामीण काफी गुस्सा हो गए और उसके बाद वहां पर पहुंची पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई। नोकझोंक इस हद तक बढ़ गई कि वहां पर उन्होंने खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। बहुत देर के बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारी वहां पर पहुंचे। उसके बाद किसी तरह मामला
शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों की भीड़ थी, वह जा रही थी और इसी बीच एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया और उसकी चपेट में आकर कुछ कांवड़ियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर्स रेफर कराया गया, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने पुलिस की टीम के साथ धक्का मुक्की भी की है। अब राजस्थान की बात करेंगे, जहां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ब्रिटेन के निवेशकों तक पहुंचने के प्रयास को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने कई ब्रिटिश कंपनियों के साथ बैठकें की और कल शाम लंदन में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो में हिस्सा लिया। इसके अलावा राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मालिक रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान रॉयल मल्टी स्पोर्ट और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच जयपुर शहर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत इसमें स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केंद्र, खेल चिकित्सा और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फिनटेक, स्वास्थ्य, खेल, प्राइवेट इक्विटी फंड, नवाचार और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली ब्रिटेन की कंपनियों के आला अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें राज्य में व्यापार करने का आमंत्रण दिया गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को लंदन में आयोजित यूके इन्वेस्टर्स मीट के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान समुदाय से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यूके के प्रवासी समुदाय की उद्यमिता राजस्थान में व्यापार को प्रोत्साहित कर नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है और राज्य में नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रवासी राजस्थानी समुदाय से अनुरोध उन्होंने किया कि वे हमारे राज्य में व्यापार के अवसरों का अन्वेषण करें और नवाचार तथा निवेश के माध्यम से विकसित राजस्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वहीं जोधपुर में शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षिकाओं पर दिए गए बयान पर शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिला है। इस दौरान एक शिक्षिका और कुछ शिक्षक आक्रोश जताने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे और शिक्षा मंत्री से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने जब उन्हें मिलने से रोका तो शिक्षिका नाराज हो गई और पुलिस पर उसने अपनी चूड़ियां फेंक दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन शिक्षकों को हिरासत में ही रखा गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित आईएफएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बतौर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे देश भर से आए वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई। इसके लिए वह केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और पूरे विभाग को आभार देते हैं। इस खेलकूद प्रतियोगिता से देश भर के आईएफएस अधिकारियों के साथ साथ वन विभाग के जितने खिलाड़ी हैं सबसे मिलने का अवसर मिला और इसके लिए उन्होंने खुशी प्रकट की। छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से संस्थाओं में रहना पड़ रहा है। संस्थाएं उन बच्चों का घर नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास परिवार और समाज के बीच रहकर ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखकर किशोर न्याय अधिनियम 2015 में गैर संस्थागत देखरेख का समावेश किया गया है।
महिला और बाल विकास मंत्री राजवाड़े ने रायपुर के स्थानीय होटल में आयोजित पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन और पोषक परिवार नेटवर्क पर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में पोषण देखरेख ब्रोशर का विमोचन और वीडियो जारी किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राजवाड़े ने पोषण देखरेख कर रहे पोषक परिवारों को भी सम्मानित किया। इस कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। वहीं शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दोगुना लाभ कमाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला फरार मास्टरमाइंड आरोपी भुवनेश्वर साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भुवनेश्वर साहू का साथी मनोहर साहू भी हिरासत में लिया गया है। मामले में पहले ही आरोपी शत्रुघ्न वर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका था। भुवनेश्वर साहू ने लगभग 300 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाकर करीब 100 करोड़ रुपए ठगे हैं। आरोपी साहू इस धंधे में आने से पहले ठेले पे चाय बेचने का काम करता था। आरोपी साहू द्वारा ठगी की रकम से खरीदी गई करोड़ों की संपत्ति को पुलिस की टीम द्वारा चिन्हित कर सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं भुवनेश्वर साहू और मनोहर साहू के बैंक खातों को भी होल्ड पर रखा गया है। और स्टेट लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।